नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसको सुनकर के आपको ऐसा लगेगा कि यार सब कुछ पलटने क्यों लग रहा है। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि जो हम सोच रहे हैं वो उल्टा हो रहा है। कहां तो अभी तक न्यूक्लियर वॉर की चर्चाएं चल रही थी, अब अचानक सुनने में ये आ रहा है कि अमेरिका चुपके से कह रहा है कि यार भाई सुनो, युद्ध से शांति कर लो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अल्टीमेटली अमेरिका, जो कि दुनिया को इतने बड़े संकट में डाल दिया, अचानक वो कहने क्यों लग गया कि यार तुम हो सके तो युद्ध से शांति कर लो। ये चीज जो है हम आपके साथ आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज जो यहां पर बनने वाली है, क्योंकि पूरे सेशन में मैं आपसे एक ही चीज जानना चाहूंगा, और वो ये है कि आपकी राय में क्या युद्ध खत्म हो सकता है। ये बातें आज के सेशन में आपसे डिस्कस की जाएंगी। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पर पहले बता देना चाहता हूं, और वो ये है कि यदि आप इस सेशन को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो आपकी खुद की एक ओपिनियन बनेगी, और मैं मानता हूं कि वो आपकी ओपिनियन बहुत बेटर प्रकार की होगी। एक ऐसी ओपिनियन होगी जिसका कोई ना कोई वैल्यू होगा। आज का सेशन ध्यान से सुनिएगा, अपनी एक ओपिनियन बनाइएगा। उस ओपिनियन के आधार पर मैं आपके साथ एक क्वेश्चन एंड में शेयर करूंगा, तरीका भी बताऊंगा कैसे उस ओपिनियन का आप यूज कर सकते हैं। उस ओपिनियन को एंड तक बरकरार रखिएगा, और उसके बाद में आप देखेंगे कि आपको कितनी एक्साइटिंग प्राइजेस मिलती हैं। ठीक है, तो इस सेशन को इसलिए देखिएगा क्योंकि आज आपको लर्निंग विद फन होने जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने कुछ अखबारों की कटिंग्स दिखाई गई हैं। इन अखबारों की कटिंग्स में सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि यूएस ने यूक्रेन से कहा है कि यार थोड़ा हो सके तो बातचीत के लिए तैयार हो जाओ, थोड़ा हो सके तो ओपननेस, खुलापन दिखाओ इस बात को लेकर के, ताकि लोगों में डर खत्म हो और आप दोनों लोग बैठ करके टेबल पर बातचीत कर सके। लेकिन जब यह बात रॉयटर्स ने छापी तो उसे इस प्रकार से छापा कि यूएस प्राइवेटली आस्क यूक्रेन टू शो रशिया इट्स ओपन टू टॉक। मतलब इनसे कहा जा रहा है कि सुनो यार, एक काम कर लो, बातचीत करके देख लो, क्या पता बातें बन जाएं। तो वॉशिंगटन पोस्ट ने यह बात करी। देखिए, हम लोग कहां कहां से न्यूज आपके लिए उठा के लाते हैं। थोड़ा सा आप इस चीज के लिए ही सही हमारे सेशन को शुरू में ही शेयर कर दो, ताकि आपको हमारी मेहनत का थोड़ा प्राउड हो सके। टाइम्स ऑफ इजराइल ने न्यूज उठाई, कोट किया रॉयटर्स को, रॉयटर्स से खबर कोट करी वॉल स्ट्रीट जर्नल को। अब हम वाशिंगटन पोस्ट पर आपको लेके चलते हैं, माफी चाहेंगे, वाशिंगटन पोस्ट इसने एक रेफरेंस में दिया, हम आपको वाशिंगटन पोस्ट यूएस के अखबार पर लेकर चलते हैं, जिसने ये बात कही कि यूएस ने प्राइवेटली कहा है। प्राइवेटली का मतलब समझते हैं, ओपनली, इस तरह से नहीं कि बाइडेन आए और न्यूज के सामने आकर के एकदम भाषण दे दिया और कहे कि भाई साहब जेलेंस्की तुमको ऐसा ऐसा करना है। जी नहीं, गुपचुप तरीके से। लेकिन ये गुपचुप तरीके की बातें बाहर आ जाती है ना, तो बड़ा संकट होता है भाई। तो यूएस प्राइवेटली आस्क यूक्रेन टू शो इट्स ओपन टू नेगोशिएट विद रशिया, यानी कि आप बातचीत कर लो भाई। अब आपको दिमाग में ये सवाल बनने लगेगा, भाई साहब बेचारा बोरिस जॉनसन की सरकार गिर गई, जर्मनी वाले जब पहुंच चुके चाइना समझौता करने के लिए, श्रीलंका पूरी तरह बर्बाद हो लिया, इमरान खान को गोली लग गई, दुनिया के बहुत से देश बर्बाद हो गए, तब जाके अमेरिका को होश क्यों आया। देखिए, इस दुनिया में एक बहुत बड़ी बात किसी ने कही है, जब तक आप पर खुद से ऊपर संकट नहीं आता ना, आप कभी भी कोई भी कॉल नहीं लेते। दुनिया में क्या हो रहा है, एक सच्चे प्रोफेशनल का यही निशानी है। पूंजीवादियों की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो केवल खुद पर फोकस्ड होते हैं, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। अब आपको दिमाग में आएगा, तो अमेरिका में ऐसा कौन सा संकट आ गया, क्या बाइडेन की सरकार गिरने वाली है? हां, बाइडेन की सरकार गिरने वाली है। इसको यूं ना कहकर के यूं समझ लो कि जब मोदी जी का चुनाव हो उससे पहले यूपी का इलेक्शन आ जाए, तो यूपी का इलेक्शन जितना वैल्यू रखता है ना मोदी जी के चुनाव के लिए, एग्जैक्टली समझ लो अमेरिका में कुछ वैसा ही हो रहा है। और जब अमेरिका में कुछ वैसा हो रहा है, खुद पर संकट आ पड़ा है, तो भाई साहब ये चुपचाप इनसे कहे कि सुनो बेटा, तुम्हारी मदद करने के चलते हमारी पार्टी हारने वाली है। कौन सा चुनाव है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बातें क्या हुई है वो भी बताऊंगा, और सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है ना, जेलेंस्की खुद क्या बोला ना, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो यहां पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूक्रेन से कहा कि यार थोड़ी कोशिश करके बात करके देख लो, इस तरह की बात निकल करके आई। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जेलेंस्की क्या बोले, जब पुतिन ने ये बाइडेन ने इनसे कहा कि यार एक बार के लिए बातचीत करके देख लो। आज क्या है, थोड़ा सा स्टूडियो दूसरा है, फॉन्ट गड़बड़ा गया है। फॉन्ट सुंदर था, आज लग हम सुंदर रहे हैं, फॉन्ट गड़बड़ा गया है। ठीक है, हाँ जी। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की हैज सेड रिपीटेडली दैट हिज कंट्री वोंट एंटर टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट एज लॉन्ग एज रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रिमेन्स इन पावर। इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाते हैं।
पुतिन के खिलाफ जेलेंस्की का भावना क्या है। बाइडेन को जेलेंस्की ने क्या कहा कि जब तक पुतिन सरकार में है मैं बातचीत करूंगा ही नहीं। एक मिनट, क्या तुम यह चाहते हो कि पुतिन की सरकार गिरा दें, और वो भी तुम्हारे लिए? है ये मुंह और मसूर की दाल हो क्या रहा है। अच्छा, बाय द वे, ये जेलेंस्की में इतनी हिम्मत कि ये बाइडेन को बोल रहा है कि भाई साहब देखो, अपन बातचीत नहीं करेंगे। अब बाइडेन भाई साहब बुढ़ापे में सोचने पे मजबूर हो रहा है कि यार किस आदमी को बोलने लायक मैंने पहुंचाया, और ये आज मुझको, मतलब मेरी बिल्ली मुझको म्याऊ कि पहले सरकार बदलवाओ उसकी तब जाके बात करूंगा मैं, अदरवाइज बातचीत नहीं करूंगा। इस बात को जब मैं सोच रहा था, पढ़ रहा था, मुझे एक स्टोरी याद आ गई, अपनी इंडियन माइथोलॉजी से है, शायद आपको याद भी हो। भगवान शिव को भस्म रगड़ने की वो है कि भाई उनको भस्म लगानी है। अब जब भस्म लगानी है तो उन्होंने एक व्यक्ति को इसके लिए नियुक्त कर दिया कि यार सुनो, तुमको मेरे लिए भस्म लेकर आनी है, तुम जिस पर भी हाथ रख दोगे वो भस्म बन जाएगा, राख बन जाएगा। भाई साहब, भस्मासुर को भगवान शिव ने वरदान दे दिया। भस्मासुर को वरदान दिया, भस्मासुर को प्राप्त हुई शक्ति, और भस्मासुर ने कहा आहा, अब तो जिस पर हाथ रखेंगे वो भस्म बन जाएगा, तो प्रभु आप पर ही क्यों ना रख दे, आप भस्म हो जाइए। भगवान शिव जी के बारे में कहा जाता है कि भस्मासुर को मिली शक्ति भगवान शिव जी को भी नहीं पता था कि ये मुझ पर ट्राई करने निकलेगा। है ऐसी स्थिति में भस्मासुर से बचते हुए भगवान शिव विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से कहा कि प्रभु ये क्या हो गया। तो विष्णु जी ने कहा रुकिए, ये दानव है, इनका तरीका हमें पता है। भगवान विष्णु ने तब मोहिनी अवतार लिया और फिर भस्मासुर को नृत्य करते करते भस्मासुर को पहले अपनी बातों में फंसाया और खुद के सिर पर भगवान विष्णु ने, यानी कि जो मोहिनी के अवतार में थे, उन्होंने हाथ रखा, तो भस्मासुर ने भी खुद पे सिर पर हाथ रखा और वहीं भस्म हो गया। कहानी का सार यह है कि जिस प्रकार से जेलेंस्की को बाइडेन ने पहले तो प्रोवोक किया कि जाओ तुम जाकर के युद्ध करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आज स्थिति यह आ गई है कि जेलेंस्की ही बाइडेन को आंख दिखाकर बोल रहे हैं कि नहीं बाबा, अपन नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। अच्छा, बाय द वे, अमेरिका के साथ ये बहुत बार चोट हुई है। बहुत बार चोट क्या हुई है अमेरिका के साथ? सबसे ज्यादा चोट ये हुई है, चाहे आप अगर अफगानिस्तान का केस उठा के देखोगे ना, तो जब वो तालिबान के केस में मिटाने के लिए चला था, अफगानिस्तान में अमेरिका की एंट्री ऐसे ही हुई थी। कहते हैं कि अमेरिका तालिबानियों को खुद बनाया था रशिया के खिलाफ कि तुम जाओ और रशिया के खिलाफ गोलीबारी करना शुरू करो। वही तालिबानी लड़ा के उसके खिलाफ आकर खड़े हो गए, ओसामा उनमें से एक बन के बाहर आ गया। खैर, अमेरिका के साथ ये चोट होती आई है, लेकिन इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहां पर पता चल गई। तो अब कहानी में ट्विस्ट क्या आ चुका है कि क्या बाइडेन की बात मानेगा कौन? जेलेंस्की। अब बाइडेन की बात अगर जेलेंस्की नहीं माना, ये आपके ऊपर कॉल होना चाहिए। मैं आपको आज के सेशन में एन नंबर ऐसी स्टोरियां बताने वाला हूं जिनसे आपको यह समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि युद्ध की दिशा कहां जा रही है। जहां 15 दिन पहले युद्ध के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब की चर्चा हो रही थी, आज के सेशन में चर्चा हो रही है कि क्या युद्ध विराम हो सकता है। और जब यह चर्चा हो तो आप कहेंगे गुरुजी 15 दिन पहले तो आप करा रहे थे न्यूक्लियर वॉर, अब करा रहे हैं शांति। हमने कहा यार देख लो, चाइना पलट गया पुतिन को लेकर के, अमेरिका पलट रहा है जेलेंस्की को लेकर के, तो दिशा जा कहां रही है वो तुम खुद से देख लो। मेरा सवाल आपको इसी के ऊपर आज का है, और वो आज का सवाल मैं इसी के आधार पर आपको देने जा रहा हूं, और वो ये है, आप अपनी ओपिनियन, जो कि आपकी बेटर ओपिनियन है, उस पर एक सवाल आपको लिंक में दिया गया है कमेंट बॉक्स में। पूरा सेशन ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपके लिए एक सवाल डलवाया है यहां पर, जिसके आंसर करने पर विद इन 7 डेज, आपके लिए यहां पर तारीख दी गई है 15 नवंबर। अब 15 नवंबर के पीछे भी क्लॉज है क्योंकि चुनाव चल रहा है अमेरिका में आज के दिन। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया 15 नवंबर तक आपको क्या लगता है कि यूक्रेन और रशिया दोनों एक दूसरे के साथ पीस ट्रीटी साइन कर सकते हैं? क्योंकि आज के सेशन में हम इसी चीज पर चर्चा करने वाले हैं। आपकी जो भी कॉल रहेगी उसके आधार पर आपको एक्साइटिंग प्राइजेस मिलने तय हैं। तो आप ना केवल इसमें, कहां पर है ये, मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। इतना ही नहीं, आपको ये बेटर ओपिनियन नाम से ऐप केवल इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं, आप चाहे फुटबॉल, क्रिकेट, जिसमें भी अपनी कोई ओपिनियन रखते हैं, दुनिया भर से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके आधार पर आप कॉल ले सकते हैं। जैसे पॉलिटिक्स में आपको लगता है कि भाई आनंद भास्कर रूपालू टीआरएस ज्वाइन करेंगे कि नहीं, कोई सा भी सवाल आप उठा सकते हैं। आपकी अपनी नॉलेज से जो ओपिनियन बनती है उसको आप ट्रेडिंग में यूज करके देखिए, क्योंकि मैंने आप सबसे एक पोल करवाया था और आपसे पूछा था हम सही या गलत। इसी कारण से मैं बातें बाजार की लेके आने वाला हूं, ताकि आपकी ओपिनियन भी आपकी अर्निंग का बहुत बड़ा कारण बन सकती है। वो चीज मैं आपके लिए शुरू करने जा रहा हूं, ताकि आप इस बात के लिए कन्विंस हो कि हमारी ओपिनियन ही शेयर मार्केट में आती है, हमारी ओपिनियन ही ओपिनियन ट्रेडिंग में आती है। ये सारी बातें आपको लगता है। अच्छा, और तो और, जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको साइन अप करने पर 15 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ आपको फिल्म के बारे में नॉलेज है, आपको लगता है कि मुझे फिल्म का नॉलेज है,
कोई फिल्म चल रही है कि ये फिल्म इतना करोड़ का बिजनेस कर जाएगी क्या, कॉल लीजिए अपना कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग ऐसा चलता है। क्योंकि हम लोग चर्चा तो बहुत सी करते हैं लेकिन उन चर्चाओं से कभी अर्निंग नहीं कर पाते। ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको अर्निंग सिखाएगा। नाम है इसका बेटर ओपिनियन, लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड में मैं आपको सवाल फिर से दिखाऊंगा क्योंकि मैं अब आपके सामने बताने जा रहा हूं वो कौन से तरीके हैं जो कि पीस ट्रीटी की तरफ जाते हैं। आप खुद से अपना कॉल लें, उसके बावजूद भी कॉल आपका होगा। यह है लर्निंग विद फन। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आपके सामने यहां पर एक न्यूज लिखी है, आप जरा उस न्यूज को देखें। लिखा है यूएस सेट फॉर मिड टर्म इलेक्शन ऑन नवंबर 8। अच्छा, बाय द वे, मैंने आप लोगों से एक पोल करवाया था कम्युनिटी पोस्ट पर जिसपे मुझे 20,000 वोट प्राप्त हुए थे। मैंने आपसे पूछा था कि ट्रेडिंग के बारे में आपकी क्या राय है, यानी कि हम जो ये काम कर रहे हैं हम सही हैं या गलत हैं, इस बारे में आपसे सवाल पूछा था। 89% लोगों के समर्थन के बाद मैं आपके सामने ओपिनियन ट्रेडिंग लेकर वापस हाजिर हुआ हूं। आपके लिए वो भी मैं रिजल्ट्स दिखाऊंगा और आपकी शाबाशी दूंगा कि आप लोग मेरी बातों को समझ पाए थे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो यूएस सेट फॉर मिड टर्म इलेक्शन ऑन नवंबर 8। हियर इज व्हाट टू एक्सपेक्ट। हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, अब थोड़ी सी कहानी समझिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों को अमेरिका के चुनाव का मतलब लगता है कि राष्ट्रपति का चुनाव। आप सबने 2020 के अंदर बाइडेन और ट्रंप के बीच का चुनाव होता हुआ देखा। बाइडेन और ट्रंप दोनों के बारे में हल्की सी एक चीज इतनी सी जान लीजिए, ट्रंप है रिपब्लिकन पार्टी से और बाइडेन है डेमोक्रेटिक पार्टी से। ये शुरुआत में मैं इसलिए बता दे रहा हूं ताकि बीच में जब डेमोक्रेट और रिपब्लिकन शब्द बार बार आए तब आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, जब 2020 में आपने इलेक्शन देखा तो आपका दिमाग एकदम उठने लगा। 2020 में इलेक्शन हुआ है तो अमेरिका में यह कौन सा इलेक्शन चल रहा है, नवंबर 8 यानी आज के दिन मध्यावधि चुनाव जिसको मिड टर्म इलेक्शन कहा गया, यह क्या है। अब मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी बता देता हूं। देखो, इंडिया में इलेक्शन की कभी भी कोई सर्टेनिटी नहीं है। सर्टेनिटी से मतलब अगर कोई भी पार्टी अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई, सरकार गिर जाएगी। 13 दिन की सरकार भी हो सकती है, 5 साल पूरे भी कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। अमेरिका में एक जबरदस्त चीज है और वो ये है कि वहां पर टेन्योर फिक्स होता है। टेन्योर मान लीजिए 4 साल का है, फिक्स टेन्योर है। आप राष्ट्रपति बने तो 4 साल तक बनेंगे। अच्छा, लेकिन हमारे यहां पर प्रधानमंत्री का चुनाव हमारे चुने हुए सांसद करते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति का चुनाव वहां डायरेक्ट जनता करती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन सर सांसद तो वहां भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अमेरिका में भी संसद है जिसे कांग्रेस कहते हैं, उसमें भी उच्च सदन और निम्न सदन है, बिल्कुल जैसे हमारे यहां राज्यसभा और लोकसभा है। जैसे वहां पर राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है, वहां पर लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप यहीं पर लर्न कर लीजिएगा। जिस प्रकार से हमारी राज्यसभा को 6 साल के लिए समय मिलता है, ऐसे इनकी सीनेट को भी 6 साल का समय मिलता है। वहीं दूसरी बात, जहां हमारे यहां पर लोकसभा को 5 साल का समय मिलता है, इनके यहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को 2 साल का समय मिलता है। यानी कि ये 435 सदस्य केवल 2 साल के लिए आते हैं और हर 2 साल में इन्हें बदलना होता है। इसी को आप मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं और यही हमेशा इवन नंबर्स में होता है, यानी 2022, 2020, 2024, 2000 इस तरह से चुनाव चलता है, ठीक है। तो ये जो आपके सामने फिगर लिखा हुआ है, ये 435 और इधर जो ये 100 सांसद लिखे हैं जिनका कि 6 साल का कार्यकाल है, इनमें से 1/3 सांसद बिल्कुल हमारी राज्यसभा की तरह हर बार इनके साथ चुनाव में उतरते हैं। यानी कि इनकी संख्या का लगभग 33%, ठीक है। 33% लोग यहां से और 435 यहां से, इनका चुनाव मिड टर्म इलेक्शन कहलाता है। अब आप एक प्रकार से यूं समझ लीजिए कि इनकी कांग्रेस यानी कि जो इनकी संसद है उसके अंदर यह चुनाव कितना मायने रखता है। इतना मायने रखता है क्योंकि असल में बिल इन्हीं की सहमति से पास कराए जाते हैं। तो ये जो मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं इसमें पुतिन और बाइडेन, माफी चाहूंगा, बाइडेन और ट्रंप आमने सामने हैं। बाइडेन और ट्रंप आमने सामने है का मतलब यह हुआ उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन आमने सामने है। इन दोनों सीटों पर जो चुनाव होने जा रहे हैं, इनके पार्टी के सांसदों के चुनाव में जो मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहा है, 6 साल के कार्यकाल और 2 साल के कार्यकाल, इनके आधार पर चुनाव होने जा रहा है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 2 साल के कार्यकाल के लिए 435 सदस्य होते हैं, उनका चुनाव आप लोग यहां पर देखने जा रहे हैं। इनके जो बड़े मुद्दे हैं जिन पर यह चुनाव होने जा रहा है, उन बड़े मुद्दों में शामिल है साथियों महंगाई। यानी इनके यहां पर महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अर्थव्यवस्था उनमें से भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और तीसरा नेशनल सिक्योरिटी। बाकी बड़े मुद्दे भी हैं लेकिन वो करंट कंटेक्स्ट में मैं आपके साथ चर्चा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं 3 बड़े मुद्दे उठा रहा हूं। महंगाई पूरे दुनिया में वॉर से आई है, यह सबको पता है, और वॉर से पहले यह कोरोना से आई थी, यह भी सबको पता था। तो कोरोना और वॉर दोनों एक साथ आगे पीछे रहे, जिसका असर अमेरिका को भी देखना पड़ा। सरकारें बदली। अब टाइम है बाइडेन का कि क्या वो अपने आप को प्रूव कर पाते हैं कि वो सही जा रहे हैं। नहीं साहब, मैं आपको थोड़ा इतिहास बताता हूं। आपको मालूम है जब 2020 के अंदर ट्रंप और बाइडेन का चुनाव था,
अमेरिकन्स युद्ध नहीं चाहते। देखिए, दो बातें समझना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। असल में जो अमेरिकन्स है ना, उनको चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, वो माफी चाहेंगे, तो युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। फिर आप कहेंगे अमेरिका तो बहुत युद्ध लड़ता है। असल में होता क्या है कि अमेरिका में जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ना, लॉक एंड मार्टिन टाइप की जो कंपनी है, जो कि बहुत बड़ा व्यापार करती हैं हथियारों का, वो सरकारों पर दबाव बनाती हैं, लॉबिंग करती हैं कि तुम युद्ध लड़ो। वहां की जनता युद्ध नहीं चाहती, जनता युद्ध नहीं चाहती। यही कारण है कि ट्रंप जब चुनाव में उतर रहे थे तो उन्होंने उससे पहले अनाउंस कर दिया था कि मैं अफगानिस्तान वॉर को एंड कर रहा हूं। सोचो, 20 साल से चला आ रहा चुनाव, ट्रंप ने 20 साल से चला आ रहा युद्ध, ट्रंप ने इतना बड़ा दांव खेला और कहा कि मैं इस युद्ध को फिनिश कर रहा हूं। और भाई साहब, अफगानिस्तान से अमेरिका वापस हुआ, घनघोर बेइज्जती हुई, लेकिन उन्हें वापस होना पड़ा क्योंकि सेंटिमेंट्स ये चाहते हैं कि युद्ध ना हो। ठीक है, अब दूसरी बात, अब सवाल आया बाइडेन का। भाई साहब, अब अफगानिस्तान से तो निकल आए, बाइडेन के बारे में क्या कहोगे? अब बाइडेन के बारे में सवाल यह है कि बाइडेन खुद इस प्रकार के उसमें फंस गए कि अफगानिस्तान में तो अमेरिका की इज्जत बढ़वा नहीं पाए और यूक्रेन को युद्ध में धकेल दिए। ऐसी स्थिति में यूक्रेन को जब युद्ध में धकेला तो जनता प्रेशर डाल रही है कि इस युद्ध से बाहर आओ। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, ऐसा क्या है? साथियों, एक कील इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका दावा है कि बाइडेन प्रशासन के द्वारा यूक्रेन को लगभग $16.5 बिलियन की मदद दी जा चुकी है अभी तक। कितनी? 16.8 के आसपास का फिगर है। इतना $बिलियन की मदद दी जा चुकी है। कितना है मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान आईएमएफ के सामने रो रो कर $1 बिलियन के आसपास की रकम लेकर आया है। आप सोचो, अमेरिका ने यूक्रेन को इतना पैसा दे दिया। ऑब्वियस सी बात है, यह पैसा बहुत है। ऐसी स्थिति में बाइडेन पर प्रेशर है कि वो इस युद्ध से बाहर निकलें, नहीं भी निकलें तो कम से कम निकलते हुए दिखाई दें। क्या केवल एक ही वजह है? अरे साहब, मैं आपको इतने सारे कारण दिखाऊंगा आज कि आपका दिल गार्डन हो जाएगा। आइए साथियों, रिपब्लिकन्स की बात करते हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा था, ट्रंप की पार्टी रिपब्लिक और बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेटिक। ठीक है, रिपब्लिकन्स यानी कि ट्रंप के सांसदों ने बाइडेन से कहा था कि आप ही लोग हैं जो यूक्रेन को युद्ध में धकेल रहे हैं। मैंने आपसे एक सवाल और किया था कुछ दिनों पहले कि इस समय पर अमेरिका की एक बहुत बड़ी चुनौती यह है कि दुनिया के देश उसकी बात नहीं मान रहे हैं। साथियों, जहां हमारे ऊपर प्रेशर यह रहता था कि हम पुतिन की मुखालफत करें, आज हमारे खुद के विदेश मंत्री रशिया की यात्रा पर हैं। मैं उनकी भी चर्चा करूंगा। बड़ा सवाल बन रहा है कि क्या अमेरिका की सुपर पावर छिन रही है? क्या मतलब, क्या अमेरिका को लोग बड़ा नहीं मान रहे? क्या डर नहीं रहे? क्या इंडिया अपने विदेश मंत्री को लेकर वहां भेज दिया और यूक्रेन कह रहा है बहुत बढ़िया, अच्छा किया आप वहां गए, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप कुछ अच्छा करके आएंगे। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है आप? तो अमेरिका को यह बड़ी चिंता है यार कि यार ये लोग ना मेरी वैल्यू खत्म करते जा रहे हैं। अब वैल्यू खत्म हो रही है क्यों? क्योंकि दुनिया महंगाई से पीड़ित है, सरकारें गिर जा रही हैं, भूख अपने आप में बड़ी चुनौती बन चुकी है, बेरोजगारी बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। लोग अब अलग अलग प्रकार से विचार करने लगे हैं, जीवन की सत्यता के बारे में प्रश्न करने लगे हैं। ऐसी स्थिति में इनके दिमाग में एक बड़ा यथार्थ प्रश्न आया है। इंटरेस्टिंग बात क्या हुई है, हाल ही में ट्विटर के मालिक बने हैं एलन मस्क। भाई साहब, मेरे को ना अमेरिका की डेमोक्रेसी और ब्रिटेन की डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा जो शानदार फीलिंग देती है ना चीज, वो ये है कि आप कुछ भी बोलिए, डरिए नहीं। यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर सवाल बनता तो शायद वाकई में डेमोक्रेसी का सही मायने में अर्थ ये दो देश समझाते हैं। साथियों, अमेरिका के अंदर आपको पता है एलन मस्क निवास करते हैं। एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा। आपको जान के आश्चर्य होगा, पता है वो इस इलेक्शन में बंदा क्या बोला है? आप जरा मैसेज पढ़कर देखिए। यहां पर लिखा है, वो अपने ट्विटर अकाउंट पर वो लिखा है कि जाइए और रिपब्लिकन्स को वोट दीजिए। आप सोच सकते हैं कि किसी भी देश में इस प्रकार से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में उद्योगपति उतर के आ जाए? आप अपने देश को विचार कर लीजिए, बाकियों की बात छोड़िए। ये भाई साहब उतर के ट्रंप के समर्थन वाली पार्टी के बारे में बोल दिए कि जाइए और उसको वोट दीजिए। आप सोचो कितना डेमोक्रेटिक है वो कंट्री, जहां पर एक बिजनेसमैन खड़े होकर के अपोजिशन की तारीफ करता है और कहता है वोट देकर आइए, और 1% टेंशन नहीं है। कभी ट्विटर खरीद रहा है, तो कभी टेस्ला चला रहा है, तो कभी स्पेस एक्स उड़ा रहा है। मजेदार बात यह है कि नासा से गजब फंडिंग ले रहा है, कोई लोड नहीं है। ट्रू डेमोक्रेसी। तो एलन मस्क ने अपने द्वारा कहा कि जाइए और इस मिड टर्म इलेक्शन में, तो भाई साहब ये भी बाइडेन के लिए बड़ी चुनौती है कि यार एक आदमी जो हमारे ही साथ था, जो यूक्रेन में जाकर के स्टार लिंक के माध्यम से इंटरनेट दिया, दुनिया को लगा कि यूक्रेन वॉर में जो ये है एलन मस्क जो है ये अमेरिकी सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन भाई साहब वो कह रहा है रिपब्लिकन्स को जिताइए। बड़ा सवाल है भाई। एक और चीज मैं इंटरेस्टिंग आपको बताता हूं, हाल ही में कुछ और फिरकियां फिरी हैं, और वो क्या हुआ है, यूएस के विरोध में हाल ही में जर्मनी उतर आया है। अब वो कैसे उतरा
मैं आपको एक उदाहरण देता हूं पहले इस बात को समझने से पूर्व। ये बहुत खूबसूरत सी जो आपको बुझे हुए बल्बों की माला दिखाई दे रही है, इसके लोगों को गिना देता हूं। यह है G7 कंट्रीज का एक समूह। जिस प्रकार से आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 देश पावरफुल मानते हैं, लेकिन वो लाइक माइंडेड नहीं है, क्योंकि उसके अंदर रशिया भी शामिल है, चाइना भी शामिल है। ये लाइक माइंडेड लोगों का एक संगठन है G7, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 7 देश शामिल हैं। ये 7 देश अपने आप को एक प्रकार से समझिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से भी ऊपर का मानते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, इनने सबने अपनी अपनी, कहते हैं कौवा चला हंस की चाल, ये सब अपनी अपनी राह पकड़ लिए हैं। भाई साहब, जर्मनी का मैं एक तस्वीर दिखाता हूं आपको। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको यह सेशन कराया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि रूस को चेतावनी दे दी थी चीन ने। क्यों दे दी थी? क्योंकि जर्मनी पहुंच गया था चीन के पास यह कहने के लिए कि सर, आप एक बार पुतिन को समझा दो कि वो युद्ध ना करे, वो परमाणु बम ना चलाए, मैं आपके साथ हूं, मैं आपका इन्वेस्टमेंट हम्बर्ग पोर्ट पर लेने को तैयार हूं। अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। भाई साहब, ये जर्मनी वाले हैं, हमने अपने सेशन में किया था। एक हमारी टीम भी बहुत शैतान है, ऐसी तस्वीर हमारी निकली है जैसे ना जाने हमें क्या मिल गया। ये स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं चलते वीडियो के अंदर से हमारे एक्सप्रेशंस का। खैर, तो जनाब, ये चीज जो आपने देखी, इनके साथ क्या चोट हुई? जर्मनी निकलकर चल दिया किस तरफ? चाइना के पास चल के, भाई सुन यार, पुतिन को समझा दे। मैंने इस पर सेशन किया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। दूसरा क्या हुआ? फ्रांस जो है वो धमकी दे रहा है, क्या? मैं नाटो छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ देगा? क्योंकि वहां पर लोग विरोध में उतरे हुए हैं। फ्रांस के नागरिक जो हैं, इवन नोबेल पुरस्कार विजेता तक के जो लोग हैं, वो इसके खिलाफ उतरे हुए हैं। कह रहे हैं कि भाई सुन भाई, बात ऐसी है, युद्ध इस नाटो से बाहर निकल। तेरे नाटो में रहने के कारण हमारे यहां पर महंगाई बढ़ रही है, गैस महंगी मिल रही है, यहां से बाहर निकल ले। ये फ्रांस के हालात हैं। कितने लोग थे यहां पे? 7 लोग थे। फ्रांस और जर्मनी सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक थे। 2 के हालात आपने सुन लिए। नंबर तीसरे पर हम चर्चा कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम की। भाई साहब, यूके की कहानी सुन लो। बेचारा बोरिस जॉनसन आपने जाता हुआ खुद ने देखा है, क्योंकि महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाया। ऋषि सुनक आ गए हैं। ऋषि सुनक के ऊपर जब वो लिज ट्रस के सामने चुनाव में उतरे थे, तो बड़ा चैलेंज ये था कि वो मैडम के सामने चुनाव में उतर तो गए थे, लेकिन अपनी बीवी का जो कार्यकाल चलता था मास्को के अंदर, जो कंपनी इन्फोसिस चलती थी मास्को के अंदर, जिसका कि बहुत बड़ा डिविडेंड अक्षरा मूर्ति लेती थी, ऋषि सुनक ने कहा था हम वो बंद करवा देंगे। भाई साहब, रॉयटर्स ने ब्रेकिंग न्यूज निकाली और वो ये है, गार्जियन ने निकाली है कि भाई साहब, इन्होंने अभी तक इन्फोसिस ने रशिया में काम करना बंद नहीं किया है। आप सोचो, जो ऋषि सुनक प्रधानमंत्री का पद गंवाने को तैयार थे कि कोई बात नहीं, अगली बार तुम्हारी मजबूरी है, हमें जिताओगे। लिज ट्रस के सामने बंदा झुका नहीं था। उसका आरोप यह था कि इनकी पत्नी जो है, उनके पास रशिया में जो बिजनेस चल रहा है इन्फोसिस का, उससे प्रॉफिट कमाती हैं। भाई साहब, गार्जियन ने निकाल के दिखा दिया कि इंडियन आईटी सर्विस कंपनी इन्फोसिस फ्रॉम विच द प्राइम मिनिस्टर वाइफ कलेक्ट 11.5 मिलियन, ये क्या बोलते हैं इनका, पाउंड इन एनुअल डिविडेंड इज स्टिल प्रिपेयरिंग। ये अभी तक चल रहा है इनका, अभी तक बाहर नहीं आए। भाई साहब, इसका मतलब क्या हुआ? ऋषि सुनक भाई चाहे ब्रिटेन में बैठ के कुछ भी कह रहे हो, लेकिन रशिया के साथ इन्होंने अपना व्यवहार खत्म नहीं किया। 3 लोग बेगाने हो गए। खुद इनके देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो इनके बेगाने हो गए। अब दूसरी तरफ पुतिन क्या तैयारी कर रहे हैं, अब वो सुनिए। एर्दोगन और पुतिन, यानी कि एर्दोगन वही वाले, यानी कि वो तुर्की वाले, वो पुतिन के साथ मिलकर कहते हैं कि सर देखो, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, एक काम करो, एक तो मैं भूखा क्योंकि मुझे अनाज प्राप्त नहीं है, दूसरा मैं दुनिया का बीच का मांडवी करने वाला, मंडोली करने वाला आदमी हूं, मैं आपका मध्यस्थ बना रहूंगा, क्योंकि मैं नाटो का मेंबर भी हूं और आपका भी मैं प्रशंसक हूं। एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर के अफ्रीका के जितने भी भूखे देश हैं उनको खाना बंटाते हैं। भाई साहब, इन्होंने तो बिल्कुल जैसे अपने लंगर नहीं लगते हैं, अनाज के गोदाम खोल दिए, बोले चलो फ्री में अफ्रीका को अनाज बांटो। आपका दिमाग एकदम चकरा जाएगा, यार फ्री में अनाज कौन बांटता है? और पुतिन बोल रहा है फ्री में अनाज बांटो, ये क्या कहानी है? अरे बहुत बड़ी कहानी है साहब। हमारे यहां जब चुनाव होते हैं ना, दारू की एक सिंपल पौवे के ऊपर वोट दे दिया जाता है दूसरे आदमी को। यहां तो अनाज मिल रहा है जीवन भर खाने के लिए। ये कौन कर रहा है? पुतिन मिलकर कर रहा है अफ्रीकन को। आप कहें सर क्या फर्क पड़ जाएगा? अच्छा, लाइटली ले रहे हो, आओ बताता हूं मैं। भाई साहब, अभी रिसेंटली क्या हुआ है मैं आपको वो बताता हूं। पुतिन भाई साहब फुल फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जबरे जबरे शब्दों में तारीफ की जा रही है। इतना ही नहीं, मोदी के मुरीद तो ये हुए ही और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी गजब हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में इंडिया अपने हितों की रक्षा करना बहुत अच्छे से जानता है। और भाई साहब, अपन लोगों की भी तारीफ कर दी है। इंडियंस की तारीफ करते हुए कहा है, पुतिन ने प्रेज करते हुए इंडियंस को कहा है कि साहब लेट्स लुक एट इंडिया,
ए टैलेंटेड वेरी ड्रिवन पीपल विद सच ए ड्राइव फॉर इंटरनल डेवलपमेंट विल सर्टेनली अचीव आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। इंडियंस की तारीफ हो रही है भाई साहब, ये तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि आपको अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इतना रुचि है और पुतिन को तो आप भर भर के ब्लेसिंग भेजते हैं। मुझे पता नहीं कितने लोग तो पर्सनली पुतिन को मेल मार चुके होंगे, भैया बहुत सही कर रहे हो, लगे रहो, अमेरिका को चटाओ बिल्कुल एकदम। ऐसी स्थिति में ये दोनों चीजें जब इंडिया के साथ हो रही हैं, कुछ तो इसके पीछे की गणित है। गणित ये है भाई साहब, इंडिया की तरफ से जयशंकर साहब अभी पहुंचे हैं, कहां पर, मास्को पहुंचे। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर रिसेंटली वोटिंग हुई थी, रशिया के द्वारा एक मकसद लाया गया था यहां पर नाजिज्म को लेकर के कि नाजिज्म के खिलाफ खड़े हो जाओ सब लोग। नाजिज्म कौन सा? जर्मनी का नाजिज्म, जिसके अंदर वो आजकल रशिया ये कहता है दुनिया को कि यूक्रेन की जो सरकार है ना वो नियो नाजी है। नियो नाजी का मतलब ये है कि इन्हें रशियंस पसंद नहीं है, ये इस नस्ल को ही खत्म करना चाहते हैं। इसी कारण से वो जो डोनबास वाला इलाका था ना, वहां रशियंस को ये मार रहे थे, इसलिए हमने आकर के उस डोनबास वाले क्षेत्र पर अतिक्रमण किया क्योंकि हम यूक्रेन की नियो नाजी सोच के खिलाफ खड़े थे। हमने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इसलिए किया क्योंकि हमारे जो देश के लोग थे रशियंस जो यूक्रेन में रहते थे, उन्हें गिन गिन करके यूक्रेन मार रहा था। ये उसकी नियो नाजी सोच है और इसको लेकर जनाब ये यूनाइटेड नेशंस में पहुंच गया। यूनाइटेड नेशन में वोटिंग होता है और वोटिंग में इंडिया इनके समक्ष यानी इनके समर्थन में वोट दे देता है। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था अफ्रीका को अनाज फ्री में क्यों खिलाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर गणित बिगाड़नी थी। मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने यह सारा यूनाइटेड नेशंस का वोटिंग पैटर्न है, आपके सामने डेट वाइज मैं दिखाता हूं। 2 मार्च को वोटिंग हुई थी, इंडिया एब्सटेन किया। 24 मार्च को हुई, इंडिया एब्सटेन किया। 7 अप्रैल को हुई, इंडिया एब्सटेन किया। कहां गया? ये थोड़ा जूम करना पड़ेगा यार, गड़बड़ा गया है। ठीक है, तो ये सब इंडिया एब्सटेन किया। यूनाइटेड नेशंस की वोटिंग में इंडिया एब्सटेन किया, ये सब वोटिंग में इंडिया एब्सटेन किया। लेकिन अभी क्या हुआ, समर्थन में वोट दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा साथियों कि यहां पर इतना ही नहीं, इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के अंदर 105 देशों ने रशिया के समर्थन में वोट कर दिया। रशिया के समर्थन में मतलब कि नियो नाजीवाद नहीं आना चाहिए, यानी कि नव नाजीवाद जो यूक्रेन के कारण आ रखा है यह नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि रशिया का भाव बढ़ रहा है। उसने वोटिंग के अंदर जाने से पहले फ्री में अनाज बंटवा करके अफ्रीका के लगभग 54 देशों को अपने साथ ले लिया कि आओ मेरे समर्थन में वोट दो, और भाई साहब वो जीत गया, यानी कि वो अपना कंसेंसस क्रिएट करने में जीत गया। इंडिया भी उसके समर्थन में वोट दे दी, खेला खेल गया। अमेरिका इस बात को समझ गया कि बेटा ना तो हम खुद के देश में जीत रहे, ना हम विदेश में जीत रहे, अब करेंगे क्या? इससे अच्छा है कि हम निकले यहां से और इस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हुई हार को अपने देश में हुई हार के रूप में स्वीकार करें और लोगों को समझाएं कि भैया जितना जल्दी हो सके कोशिश करिए कि इस युद्ध को खत्म किया जा सके। आपको मैं बता दूं कि रूस दुनिया को यही कहता आया है अभी तक कि यूक्रेन के अंदर नाजीवाद पनप रहा है, वो रशियंस को देख करके मारना चाहते हैं, इसलिए मैं उनके खिलाफ खड़ा हुआ हूं। यानी कि पुतिन के पक्ष में दुनिया खड़ी हो रही है, यह अमेरिका को समझ में आ रहा है। इस स्थिति को भांपते हुए ही रशिया से, इसी स्थिति को भांपते हुए पुतिन बाइडेन जो है वो इनको समझा रहे हैं कि भाई कोशिश करो और इस काम को खत्म कर दो। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह बात समझ में आ जाए। अब एक इंटरेस्टिंग लास्ट लाइन सुन लीजिए और वो ये है कि भाई साहब इसी बीच में हमारे जयशंकर साहब पहुंच चुके हैं मास्को। ये आज की ताजा कटिंग है, सुबह 1:30 बजे की कटिंग में आपके सामने शेयर कर रहा हूं और यहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, देखिए हम इंडियन अखबारों की बात ही नहीं कर रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि कुड इंडिया हेल्प ब्रोकर पीस इन यूक्रेन? क्या इंडिया यूक्रेन के साथ रशिया के संबंधों को शांत करा सकता है, यानी इनके बीच मध्यस्थता करा सकता है? आपने इतना कुछ सुना, इतना समझा, न्यूयॉर्क पोस्ट ने इंडिया के बारे में बात लिखी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बात लिखी। सवाल मैं आपसे भी यही पूछूंगा, आपको क्या लगता है? और इसीलिए मैंने आपके सामने आज एक सवाल बेटर ओपिनियन ऐप पर दिया, जो लिंक में कमेंट बॉक्स में मैंने पिन करके आपको दिया हुआ है, ठीक है ना? तो इंडिया का पॉसिबल रोल जो है ना इन दोनों की शांति के बीच में माना जा रहा है। मोदी वॉज राइट, ये आपको पता होगा, खुद मैक्रोन ने कहा था। इसके अलावा मैक्सिको के राष्ट्रपति ने मोदी के बारे में यह कहा था कि पोप को ले लीजिए, एंटोनियो गुटेरेस को ले लीजिए और मोदी जी को ले लीजिए, इन तीनों को बुला दो, दुनिया में शांति आ जाएगी। यानी कहने का अर्थ यह है कि दुनिया कह रही है कि इंडिया शांति दिला सकता है। अब इंडिया की शांति के लिए यूक्रेन क्या कहता है? यूक्रेन ने कहा है कि हम इस बात को सिग्निफिकेंट मानते हैं कि इंडिया वहां जा रहा है। अब मैंने आपसे सवाल फिर दोहरा दिया है, सवाल यह है कि बताइए क्या रशिया यूक्रेन की वॉर के बीच शांति समझौता इस 15 नवंबर तक हो सकता
लगता है? कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, अभी जाइए अपनी राय दे दीजिए। जनरल कैटेगरी में यह सवाल पूछा गया है, आप अभी जाइए और अपनी ओपिनियन को कोट कर दीजिए। साथियों, मैंने ऐसी ही एक ओपिनियन आपसे ली थी इस प्रकार के सवालों को कराने से पहले, क्या हम सही हैं और गलत। इस तरह से मैंने कम्युनिटी पोस्ट करवाया था आज से 10 दिन पहले, जहां पर आप देख सकते हैं 20,000 साथियों ने वोट दिया था, 89% लोगों ने हमें सही ठहराया था। आपकी इसी प्रेरणा से मैं आपके लिए ओपिनियन ट्रेडिंग लेकर आया हूं। निश्चित ही आप सब इससे बेनिफिट पाएंगे और हमारे सेशन को लाइक एंड शेयर करेंगे। अपने इस प्यार को यूं ही बरकरार रखिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह मान लीजिए साथियों कि जब आपके सामने हम कोई भी खबर लेकर आते हैं ना, उसमें पूरी पूरी 2-2 रातों की मेहनत लगती है, बहुत जबरदस्त रिसर्च होती है। एक एक न्यूज़पेपर को पढ़ना, उसके अंदर से रिलेवेंट चीजों को निकालना, उनको उस तरह से लेकर आना कि आपको वो पूरी तरह से यथार्थ में समझ में आ जाए। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती है तो प्लीज अगेन मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपने बहुत सारे चैनल्स को प्यार दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे भी अल्टीमेटली अपना प्यार पहुंचाएंगे। इस कंटेंट की पीडीएफ भी मैं आपके साथ मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर, जो कि वेरीफाइड अकाउंट है, और जीके बाय अंकित अवस्थी सर, वो भी वेरीफाइड अकाउंट है, वहां पर शेयर करूंगा, आप वहां पर प्राप्त कर लीजिएगा। अब भी सभी साथी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी साथियों से शेयर कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।